हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन बाग अकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 12, स्टडी ऑफ साउंड, स्टैंडर्ड 9 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो गाइस, इस चैप्टर का ऑलरेडी एक पार्ट हम लोग देख चुके हैं। उसी के कंटिन्यूशन में हम लोग देख रहे हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट वाले पार्ट को। तो बेसिकली जो इस चैप्टर का फर्स्ट वाला पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि साउंड होता क्या है, साउंड की जो स्टडी होती है वो कैसे कैसे होती है, साउंड जो वेव होती है उसमें कौन से टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि वेवलेंथ क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है ना। इसी के अलावा क्रेस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है, वेव लेंथ क्या होती है, ये सब, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वाले क्लास में। उसी के कंटिन्यूशन में हम लोग देख रहे हैं आपके नेक्स्ट वाले पार्ट को। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले सबसे पहले तो पेज नंबर 129 पे ये जो टेबल दिया है ना, इस टेबल को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स पेज नंबर 129 पे एक टेबल दे रखा है, वो टेबल पे आ जाओ। फिर हम लोग वो टेबल को देखते हैं कि बेसिकली वो टेबल से क्या इंटरप्रिटेशन हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ध्यान देते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे देखो क्या देखा, यहाँ पे एक टेबल दिया है, और वो जो टेबल है ना, वो टेबल है वेलोसिटी ऑफ साउंड के वैल्यूज़ का, जो कि अलग अलग मीडियम में होता है, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है ये रिकॉर्ड की गई है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब ही अपने रूम टेम्परेचर पर ये वाले जो वेलोसिटी के वैल्यूज़ है ये हम लोगों ने रिकॉर्ड किए। अब वेलोसिटी के जो वैल्यूज़ होते हैं वो अलग अलग टाइप के हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व करते हो कि अगर आप लोग सॉलिड की बात करते हो, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनका स्टेट सॉलिड होता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उसमें से एक है आपका एल्यूमिनियम। तो अगर मैं सॉलिड की बात करती हूँ तो एल्यूमिनियम का स्पीड जो है वो है 5420, जो कि सबसे ज़्यादा है ना। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो एल्यूमिनियम है वो एक सॉलिड सब्सटेंस है और उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है 5420 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं बात करती हूँ सॉलिड में, तो सॉलिड में ग्लास जो है, अगर आप लोग ध्यान से देखते तो सॉलिड में आपको लास्ट वाली थिंग दिख रही है ग्लास। तो जो ग्लास है उसका भी स्टेट सॉलिड है। आप लोगों ने देखा होगा कांच की ग्लास है ना, बहुत सारी चीज़ें ग्लास होती है। तो ग्लास जो होता है वो भी सॉलिड स्टेट में, लेकिन उसकी वेलोसिटी सबसे कम है 3980 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने आपको भी ये बताया कि यहाँ पे आपको वेलोसिटी का चार्ट दे रखा है, और ये जो वेलोसिटीज़ है ये दी गई है एट 25 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं उन सारे सब्सटेंसेस की जो कि सॉलिड स्टेट में। उसमें मैंने आपको ये बताया कि एल्यूमिनियम की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है और ग्लास की वेलोसिटी सबसे कम होती है। भले आप इतने सारे वैल्यूज़ को याद नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट उतना तो भी याद रखो कि हाईएस्ट किसका है और लोएस्ट किसका है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगर मैं बात करती हूँ लिक्विड की, अगर हम लोग लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में सी वाटर जो होता है, मतलब जो सी वाटर होता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा सी वाटर एक सॉल्टी वाटर होता है, राइट। तो जो भी आपका सी वाटर होता है उसकी वेलोसिटी होती है 1531। मतलब लिक्विड की अगर मैं बात करती हूँ तो सी वाटर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है 1531 मीटर पर सेकेंड। और लिक्विड स्टेट में ही जो मिथेनॉल होता है उसकी वेलोसिटी सबसे कम है 1103 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि लिक्विड के केस में सी वाटर की वेलोसिटी, मतलब ही सी वाटर की स्पीड बहुत ज़्यादा है और मिथेनॉल की स्पीड बहुत कम है। वेरएज़ अगर मैं वही बात करती हूँ गैस की, तो गैस के केस में, गैस मतलब जो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिनका स्टेट गैसियस होता है, वो हम लोग गैस बोलेंगे। तो गैसेस के केस में, गैसेस के कैटेगरी में जो हाइड्रोजन है उसकी वेलोसिटी है 1284 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोजन की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। और उसी गैस में जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, मतलब ही जो आपकी SO2 गैस है, उसकी वेलोसिटी सबसे कम है। तो एक बार अपन लोग रिवाइज़ कर लेते हैं सारी चीज़ों को। मैंने आपको ये बताया कि जो वेलोसिटी का चार्ट है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर रिकॉर्ड किया गया है। अगर मैं सॉलिड की बात करती हूँ तो सॉलिड के केस में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी है एल्यूमिनियम की और सबसे कम वेलोसिटी है ग्लास की। अगर मैं लिक्विड की बात करती हूँ तो लिक्विड में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किस चीज़ की थी, सबसे ज़्यादा वेलोसिटी थी सी वाटर की और सबसे कम वेलोसिटी थी मिथेनॉल की। और अगर मैं गैस की बात करती हूँ तो गैस में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी हाइड्रोजन की है और सबसे कम वेलोसिटी किसकी है, सल्फर डाइऑक्साइड की। आई होप सभी को ये पॉइंट बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया है, ठीक है। तो वैल्यूज़ याद मत रखो, लेकिन हाईएस्ट और लोएस्ट भी याद रख लिया तो हो जाएगा अपना काम। चलिए
अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैशियस मीडियम। ये जो भी आपकी वेलोसिटी होती है साउंड की किसी भी गैशियस मीडियम में, वो कौन से फिजिकल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है और वो उन फिजिकल कंडीशंस के ऊपर कैसे डिपेंड करती है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। तो जो भी आपकी वेलोसिटी होती है, जो भी आपकी वेलोसिटी होती है ना साउंड की, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, वो डिपेंड करती है ऑन 3 फिजिकल कंडीशन। तो मैं यहाँ पे वही चीज़ लिख रही हूँ कि वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन 3 फिजिकल कंडीशन। जो भी वेलोसिटी होती है साउंड की वो डिपेंड करती है ऑन 3 फिजिकल कंडीशन। 3 फिजिकल कंडीशंस के ऊपर में आपकी जो वेलोसिटी होती है साउंड की वो डिपेंड करती है, ठीक है। ज़रा इधर देखना कि वो फिजिकल कंडीशंस 3 कौन सी है। सबसे पहली फिजिकल कंडीशन जो है वो है आपकी डेंसिटी, जिसके ऊपर आपकी वेलोसिटी डिपेंड करती है। सेकेंड फिजिकल कंडीशन जो है वो है आपका एक सेकेंड, मॉलिक्यूलर मास और टेम्परेचर। टेम्परेचर भी है, मॉलिक्यूलर मास भी है, जिसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते और डिनोट करते। और सेकंड है आपका मोलर मास, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो भी आपकी वेलोसिटी होती है किसी भी साउंड की, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक चार्ट देखा और उसमें देखा किसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है और किसकी वेलोसिटी सबसे कम है। तो बेसिकली ये चीज़ तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अपन को ये चीज़ नहीं पता कि वेलोसिटी जो है ये कौन से फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करती है। क्योंकि अगर जाहिर सी बात है, अगर कोई आपकी वेलोसिटी का वैल्यू आपको निकाल के दे रहा है, ठीक है कि उसने कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके आपको वेलोसिटी का वैल्यू निकाल के दिया है, आई एग्री, लेकिन बेसिकली दिमाग में क्वेश्चन आता है ना कि ये जो वेलोसिटी ये कौन से पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपको याद रखना है कि वेलोसिटी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ मेजर तरीके से 3 फिजिकल कंडीशंस के ऊपर में डिपेंड करती है। और वो 3 फिजिकल कंडीशंस कौन सी फिजिकल कंडीशंस मतलब ही फिजिकल पैरामीटर्स। वो पहली है डेंसिटी, सेकेंड है आपका टेम्परेचर और थर्ड क्या है, थर्ड है आपका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ठीक है मुझे ये समझ गया कि वेलोसिटी हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से निकालते हैं, ठीक है, मुझे ये भी समझ गया कि वेलोसिटी फिजिकल कंडीशन के ऊपर में डिपेंड करती है, ठीक है, मुझे ये भी समझ गया कि वेलोसिटी कौन से 3 फिजिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, डेंसिटी, टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन दिमाग में क्वेश्चन जो आता है ना वो ये आता है कि जो वेलोसिटी होती है वो इन फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड कैसे करती है। मतलब वेलोसिटी जो होती है वो डेंसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड करेंगी, वेलोसिटी टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी और वेलोसिटी मॉलिक्यूलर मास के ऊपर कैसे डिपेंड करेगी, वो अपना क्वेश्चन है। तो अभी अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी वेलोसिटी होती है वो ये 3 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कैसे करती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो सारी चीज़ें अभी हम देखते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इस पार्ट को, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले तो रिलेशन ऑफ वेलोसिटी, रिलेशन ऑफ वेलोसिटी एंड डेंसिटी। मतलब बेसिकली जो डेंसिटी और वेलोसिटी है इन दोनों के बीच में किस टाइप का रिलेशन होता है और कैसे होता है वो अभी हम लोग देख रहे हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया भाई कि जो भी आपकी वेलोसिटी होती है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी को। मतलब आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि जो भी वेलोसिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ रो को। इसको रो बोला जाता है और रो जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डेंसिटी को। मतलब जो भी आपकी वेलोसिटी होती है साउंड की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। वही वाली चीज़ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। मतलब जो भी आपकी वेलोसिटी होती है, ठीक है, किसी भी साउंड की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी ऑफ सब्सटेंस लिखो क्योंकि सब्सटेंस में कुछ भी आ सकता है और हम लोग जनरलाइज टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो जो भी वेलोसिटी होती है साउंड की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी को। ये इन्वर्सली होता है, देखो याद रखना, अगर एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई है तो इसका मतलब हुआ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको दिखता है एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्वर्स दिख रहा है।
तो अगर दोनों चीज़ें आमने सामने हैं, दोनों चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्टली कांटेक्ट में, तो आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हो। याद रखना इस चीज़ को, आप इसको क्या बोलते हैं, आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हो, क्योंकि दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि अगर x इंक्रीज़ होता है तो आपका y भी इंक्रीज़ होगा, अगर x डिक्रीज़ होता है तो y भी डिक्रीज़ होगा। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो ये x है ये डायरेक्टली y के कांटेक्ट में है, मतलब डायरेक्टली ये इसको प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग देखो क्या होता है, मीनिंग ये होता है कि दोनों आमने सामने, अगर ये x का वैल्यू मैंने बढ़ाया तो y भी बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैंने y का वैल्यू बढ़ाया तो x भी बढ़ेगा, अगर मैंने x का वैल्यू कम किया तो y भी कम होगा क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक तरफ मैंने x लिया है तो दूसरा वाला कैसे रहेगा, 1/y। मतलब क्या ये दोनों आमने सामने हैं, नहीं, ये दोनों एक दूसरे के साथ में आपको इन्वर्स वाला रिलेशन शो कर रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y। इससे यहाँ पे आप लोग देखो और क्या इंटरप्रेट करते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। याद रखना इस चीज़ को कि इसको हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, है ना। इसका मतलब देखो होता क्या है, अगर x का वैल्यू बढ़ता है ना तो y का वैल्यू कम होगा क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर एक बढ़ता है तो दूसरा कम होगा, अगर x का वैल्यू कम होता है तो y का वैल्यू बढ़ेगा क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली है तो एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम हुआ तो दूसरा भी कम होगा। बट अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसके केस में क्या होगा, अगर एक बढ़ता है दूसरा कम होगा और दूसरा कम होता है तो पहला बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका जस्ट एक बेसिक कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप सभी को ये वाली चीज़ क्लियर हो गई कि जो भी आपकी वेलोसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी को। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख रहे हैं आपके नेक्स्ट वाले रिलेशन को, जो कि है आपका रिलेशन ऑफ वेलोसिटी, रिलेशन ऑफ वेलोसिटी विथ टेम्परेचर। हम लोग ये देख रहे हैं कि टेम्परेचर के साथ में आपके वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपकी वेलोसिटी होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर को। तो वेलोसिटी कैसी होती है, वेलोसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो भी वेलोसिटी होती है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर को। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो भी आपकी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस और एनीथिंग और साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। और मैंने यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। और यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट भी दिख रहा है, तो मैं क्या लिखूँगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो जो भी आपकी वेलोसिटी है किसी भी साउंड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर को। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेकेंड रिलेशन वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड वाली फिजिकल कंडीशन को कि वेलोसिटी जो होती है वो मॉलिक्यूलर मास पे कैसे डिपेंड करती है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं ना भाई, वो है आपका थर्ड रिलेशन, जो कि है रिलेशन ऑफ वेलोसिटी, रिलेशन ऑफ वेलोसिटी विथ मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। आप मोलर मास को मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हो। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये वाला रिलेशन क्या होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपकी वेलोसिटी होती है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास को, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास को। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए देखते हैं। तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एम, क्योंकि बेसिकली जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से, इसलिए मैंने मॉलिक्यूलर मास के जगह पे क्या लिखा, एम लिखा। मतलब जो भी आपकी वेलोसिटी रहेगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास को। वही वाली चीज़ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ।
ठीक है, वही वाली चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो जल्दी से आप लोग इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक बार अपन लोग देख लेते हैं कि अपन लोगों ने क्या क्या रिवाइज़ किया। अपन लोगों ने ये देखा कि वेलोसिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी को। वेलोसिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास को। वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर को। ठीक है, लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं भाई क्वेश्चन को जो कि इस रिलेशन के ऊपर में बेस्ड है। चलिए देख रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखो क्या है, लेकिन क्वेश्चन से पहले जो भी रिलेशन अपन लोगों ने डिसाइड किए वो यहाँ लिख लेते हैं कि वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। वेलोसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ये तीन रिलेशन अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं इसके बेस्ड में क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को कि बेसिकली क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे पहले आप ऑक्सीजन को कंसिडर कर रहे हो और फिर आप हाइड्रोजन को कंसिडर कर रहे हो। मतलब पहले आपने ऑक्सीजन को कंसिडर किया, फिर आपने हाइड्रोजन को कंसिडर किया। ठीक है, ऑक्सीजन मतलब ही O2 और हाइड्रोजन मतलब ही H2, क्योंकि ये दोनों गैसियस फॉर्म में है। जाहिर सी बात है आप कंपैरिजन गैस और गैस का ही करेंगे, कंपैरिजन सॉलिड और सॉलिड का ही करेंगे, कंपैरिजन लिक्विड और लिक्विड का ही करेंगे। रीज़न ये है क्योंकि जो भी हमेशा मुकाबला होता है वो बराबरी वालों में होता है। तो ऐसे थोड़ी आप लोग कर सकते हैं कि एक आपने गैस लिया और एक आपने लिक्विड लिया और फिर आप कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि मुकाबला जो होता है, कंपटीशन जो होता है वो हमेशा बराबरी वालों में होता है। तभी जाके कंपटीशन को देखने का अलग ही लेवल पे मज़ा आता है। अगर एक कमज़ोर है और एक काफ़ी अच्छा है तो उसमें क्या कंपटीशन भाई, उसमें तो आप खुद ही बता देंगे कि ये मोटा वाला जीतने वाला है कि नहीं। तो अपन लोग कंपटीशन हमेशा बराबरी वालों में देखते हैं, है ना। तो अगर जाहिर सी बात है ये गैस है तो ये भी अपन गैस ही लेंगे। चलो इसका आपको मॉलिक्यूलर मास जो दिया है वो देखो क्या दिया है। इसका मोलर मास आपको दे रखा है 32 और इसका मोलर मास आपको दे रखा है 2। ठीक है, चलो ये तो आप लोग को दिया है, ये ग्राम पर मोल में होता है, ये भी ग्राम पर मोल में होता है। तो आपको ये पूछ रहा है कि जो वेलोसिटी है ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच का रिलेशन क्या है। मतलब जो भी वेलोसिटी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, उनके बीच का रिलेशन क्या है, वो आपको ये वाली चीज़ पूछ रहा है। ठीक, चलिए डिस्कस करते हैं इस चीज़ को कि बेसिकली यहाँ पे होने क्या वाला है। एकदम ध्यान देना। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि जो भी आपकी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास को, है ना। वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो मैं वही वाली चीज़ को लिख रही हूँ कि वेलोसिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास को। वेलोसिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास को। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप ले लो ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी आप लेंगे ऑक्सीजन, यहाँ पे आप लेंगे हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी आप लेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। 1/स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास कितना है ऑक्सीजन का 32। जो भी आपके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास है वो है 32। तो मॉलिक्यूलर मास की जगह पे मैंने क्या वैल्यू लिखा 32। तो ये हुआ मेरा रिलेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं देख रही हूँ वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो हाइड्रोजन है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 2 है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन की जगह पे मैं क्या लिखूँगी 2 लिखूँगी। तो सबसे पहले मैंने वेलोसिटी का एक रिलेशन जो था मॉलिक्यूलर मास के साथ में वो यूज़ किया। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि आपने ये रिलेशन और ये रिलेशन क्यों नहीं यूज़ किया, ये रिलेशन क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये स्पेशल है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो दिया था वो मॉलिक्यूलर मास का दिया था, मतलब वो वैल्यू m का दिया था। तो जाहिर सी बात है जो वेलोसिटी का रिलेशन मैं यूज़ करूँगी वो भी m वाला ही करूँगी ना, इसलिए मैंने m वाला ही रिलेशन यूज़ किया। ठीक है, जो भी वैल्यू मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन का दिया था वो यहाँ सब्सटीट्यूट किया, हाइड्रोजन का जो दिया था वो भी यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया। ठीक है, चलो अब देखो हम लोग बेसिकली करने क्या वाले, हम लोग लेंगे टेकिंग रेशो। एकदम ध्यान से इस चीज़ को देखो। हम लोग देखो क्या करने वाले, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। आप 1 को भी 2 से कर सकते हैं, रिलेशन तो वही आएगा।
चलिए डिस्कस करते हैं बेसिकली कि होगा क्या। तो इक्वेशन 2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√2। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्योंकि अपन को तो रेशो लेना है। या आपने इक्वेशन 2 को लिखा, अब आपको इक्वेशन 2 को डिवाइड कैसे करना है इक्वेशन 1 से, तो अभी आप लोग क्या लिखेंगे, अभी आप लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 को। ठीक है, ये इस तरीके से आपने लिख लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रोपोर्शनल है ये इक्वलिटी में इसलिए कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएगा दोनों तरफ और वो कैंसिल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ H2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ O2 इक्वल्स टू, इसका वैल्यू देखो क्या आता है, ये वाला 32 ऊपर चले जाएगा, तो ये आ गया 32 और ये वाला √2 नीचे रह जाएगा, है ना। जब भी ऐसा आता है तो ये ऊपर चल जाता है। देखो कैसे हुआ, x/y/a/b, तो इसका वैल्यू देखो कैसे आता है, ये वाला जो नीचे वाला b है ना ये ऊपर चल जाता है, b × x/y/a, ये ऐसे होता है भाई ये। ठीक है, बिल्कुल वही वाली थिंग है। ये वाला जो 32 था ये ऊपर चले गया, तो ये 32 आ गया और ये √2 नीचे का नीचे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 32/2 और इसी को आप कैंसिल भी कर सकते हो, 2 16 या 32, है ना। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आया, यहाँ पे वैल्यू आया √16 और √16 ही कितना होता है, 4 होता है। तो वेलोसिटी ऑफ H2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ O2 का वैल्यू आया 4। तो इससे आप एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ H2 इक्वल्स टू 4 × वेलोसिटी ऑफ O2। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये वेलोसिटी ऑफ O2 को मैंने इधर भेज दिया। ये 4 तो मुझे मिल गया था ना, क्योंकि √16 4 होता है। और अब मैंने कुछ भी नहीं किया, इस वेलोसिटी ऑफ O2 को मैंने ऊपर भेज दिया, तो ये यहाँ पे आ गया। तो आपको ये रिलेशन मिला बिटवीन वेलोसिटी ऑफ H2 एंड वेलोसिटी ऑफ O2। ठीक है, जल्दी से ले लो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट। चलिए अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रही हूँ और हो सके तो आप लोग सारे के सारे वो क्वेश्चन करो और कमेंट बॉक्स में डालना और मुझे बताना कि उसका वैल्यू क्या आता है, मतलब ये रेशो क्या आता है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं आपको ये दे रही हूँ कि आप ले लो लेटेस्ट से आइस को मतलब लेटेस्ट से किसी बॉटल को ले लो। तो किसी बॉटल जो है उसका लेटेस्ट से जो भी आपका एक सेकेंड, चलो जेनॉन गैस दे देती हूँ, समझ जाओ कि जेनॉन गैस जो है उस एक सेकेंड नियॉन गैस, उसका मॉलिक्यूलर मास होता है आपका 20। ठीक है, 20 दे देती हूँ एक चीज़, और दूसरा मॉलिक्यूलर मास आप कोई भी गैस ले लो, नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है आपका 28, मतलब 28, हाँ, एक का 20 एक का 28, यस। तो अब आपको बेसिकली मुझे वैल्यू निकालना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। मतलब आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ नियॉन एंड वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस। अगर आपको समझा होगा तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस चीज़ को सॉल्व करो और इस चीज़ को सॉल्व करने के बाद में कमेंट सेक्शन में बताओ कि रेशो जो आता है नियॉन और नाइट्रोजन का वो कैसे आता है। लेकिन जब आप वैल्यू लिखेंगे तो वो भी बताना कि रेशो किसका किसका लिया है, मतलब किसके बीच में आपका रिलेशन आया है ना। ठीक है, चलिए इसको ट्राई ज़रूर करना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन NTSC एग्जाम्स वगैरह में आते हैं। चलिए अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं आगे साउंड का पार्ट। चलिए तो अभी हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ साउंड का तो रिलेशन देख लिया। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी आपकी ये रहती है साउंड की रेंजेस वो कौन सी रहती है ना। क्योंकि हमारा जो ईयर है वो सारे साउंड को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, कुछ पर्टिकुलर साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारा ईयर डिटेक्ट कर सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि बेसिकली साउंड में कौन सी कैटेगरी होती है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। चलिए भाई तो डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली आपका जो साउंड वेव है, बेसिकली जो भी आपका साउंड है उसमें टोटल 3 टाइप की कैटेगरी होती है। ठीक है, पहली जो कैटेगरी होती है ना उसका नाम देखो क्या होता है। पहली कैटेगरी का नाम होता है आपका इंफ्रासाउंड। पहली कैटेगरी का नाम है इंफ्रासाउंड। सेकेंड कैटेगरी का नाम है ऑडिबल साउंड, ऑडिबल साउंड। और थर्ड कैटेगरी का आपका जो नाम है ना वो है अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो साउंड वेव जो होती है वो टोटल 3 टाइप की होती है। मतलब ये आप ऐसा भी कह सकते हैं कि साउंड में टोटल 3 कैटेगरी होती है। पहला होता है इंफ्रासाउंड, सेकंड होता है आपका ऑडिबल साउंड और थर्ड होता है आपका अल्ट्रा साउंड। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं कि बेसिकली होता क्या है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी साउंड होती है उसकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ही हम लोग सुन सकते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हम लोग नहीं सुन सकते। तो रीज़न ये होता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज
20,000 हर्ट्ज़ तक के ही सुन सकते हैं। यही हमारा फ्रिक्वेंसी का रेंज होता है, ठीक है। आप इसी 20,000 को 20 किलो हर्ट्ज़ भी लिख सकते हैं, आप इसी 20,000 को 20 किलो हर्ट्ज़ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो याद रखना कि 1 किलो हर्ट्ज़ मतलब ही 1000 हर्ट्ज़ होता है। तो इतना समझ लो कि आप ह्यूमन का जो साउंड का हियरिंग रेंज है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़, या तो आप ऐसा भी बोल सकते हो 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, ठीक है। तो आप इस 20 किलो हर्ट्ज़ को 20,000 हर्ट्ज़ भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। अब देखो बेसिकली क्या होता है, अगर इस फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी का साउंड वेव आता है तो आप उसको सुन नहीं पाएंगे। मतलब अगर फ्रिक्वेंसी जो है किसी वेव की, अगर वो इस फ्रिक्वेंसी से इस फ्रिक्वेंसी के बीच में, तो वो आप सुन पाएंगे। लेकिन अगर 20 हर्ट्ज़ से कम है तो आप उसको हियर नहीं कर पाएंगे। अगर 20 किलो हर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की कोई वेव आ रही है तो भी आप नहीं सुन पाएंगे। मतलब आप लोग उन्हीं वेव को डिटेक्ट कर पाएंगे, उन्हीं वेव को हियर कर पाएंगे अपने ईयर से, जो वेव 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ के बीच में फ्रिक्वेंसी की होती है। अगर इससे कम आया तो भी आप नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे, आपके कान नहीं सुन पाएंगे। अगर इससे ज़्यादा आया तो भी आपके कान नहीं सुन पाएंगे। आपके जो ईयर है वो उतने ही फ्रिक्वेंसी को सुन पाएंगे जो इसके बीच में आती है। इससे कम वाली अगर आएगी तो यू वोंट बी एबल टू हियर, इसके ज़्यादा वाली आती है देन ऑल्सो यू वोंट बी एबल टू हियर, ठीक है। तो बेसिकली ऑडिबल में देखो क्या होता है, इसका डेफिनेशन निकाल लेती हूँ। द साउंड वेव आएगा ना, द साउंड वेव with the frequency in the range of 20 hertz to 20 kilohertz is called as audible sound. ऑडिबल साउंड मतलब वो साउंड जिसको आप सुन सकते हो, ठीक है। तो ऐसी साउंड वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ के बीच में हो, आप उसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड, और ये होती है आपकी ऑडिबल साउंड वेव। आप उसको ऑडिबल साउंड वेव भी बोल सकते हो। चलिए अब डिस्कस करते हैं इंफ्रासाउंड को, कि बेसिकली इंफ्रासाउंड क्या होता है। द साउंड वेव विथ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 hertz is called as infrasound, ठीक है। तो अगर 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी आती है तो आप उसको क्या बोलेंगे, इंफ्रासाउंड, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अल्ट्रासाउंड की तरफ। तो आप लोगों ने गेसिंग कर लिया होगा क्या होगा, इससे कम अगर आता है तो इंफ्रासाउंड, इसके रेंज में आता है तो ऑडिबल साउंड, और इससे ज़्यादा अगर आता है तो अल्ट्रासाउंड। वहाँ आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, द साउंड वेव विद द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज़, मतलब ही ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज़, इज कॉल्ड एज अल्ट्रासाउंड। ठीक है, चलो एक अपन लोग अभी चार्ट बना लेते हैं कि बेसिकली हम लोगों ने अभी तक डिस्कस क्या क्या किया। हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि पहली फ्रीक्वेंसी की रेंज है 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलो हर्ट्ज़, ठीक है, ये आपकी पहली रेंज है। अगर 20 हर्ट्ज़ से लेस है ना, अगर इससे कम आती है, 20 हर्ट्ज़ से लेस है, लेस देन 20 हर्ट्ज़ और ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज़, अगर 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ के बीच में, तो ये जो साउंड होगा इसको आप लोग कहेंगे ऑडिबल साउंड वेव।
अगर 20 हर्ट्ज से कम होगा, लेस होगा, तो इसको आप लोग कहेंगे इंफ्रासाउंड। और ये भी आपकी वेवी एक टाइप की। और अगर 20 किलो हर्ट्ज से बड़ी है, ग्रेटर है, तो आप उसको बोलेंगे अल्ट्रासाउंड। अगर मैं बात करती हूँ हियरिंग की, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये जाना कि आप ये वाले वेव को सुन सकते हो, हियर कर सकते हो। इस वेव को आप सुन नहीं सकते, इस वेव को भी आप सुन नहीं सकते। ठीक है, जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। Thank you very much for watching this video. Keep watching my video. Please do like, share, comment and subscribe to our channel. लाइक और कमेंट तो बनता ही है, और इसी के साथ साथ नोट्स भी बनाते जाओ, ताकि आपके पास ही सारा का सारा मटेरियल रेडी हो एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम। थैंक यू।